समझ नहीं आएगा तो बीच में। हमने लास्ट क्लास में 3-4 क्लास में जितना पढ़ा है सबको एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से। अगर हमारे पास प्योर रेजिस्टेंस है तो करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस क्या रहेगा, जीरो, मतलब सेम फेज में रहेंगे। अगर कैपेसिटर है सिर्फ तो करंट क्या करेगा, लीड करेगा। अगर सिर्फ इंडक्टर है तो करंट क्या, वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा। यहां पर फेज डिफरेंस कितना रहेगा, 90 डिग्री का। फिर इसके बाद अच्छा सीधा आरएलसी सर्किट आ गया क्या, रुको और रिवाइज कराता हूँ थोड़ा सा। फिर हमने क्या देखा, आरएल सर्किट देखा। आरएल सर्किट में कौन लीड करेगा, आरएल सर्किट में एल है मतलब वोल्टेज लीड करेगा, आरएल सर्किट में वोल्टेज लीड करेगा। आरसी सर्किट में करंट लीड करेगा और एलसी सर्किट में डिपेंड करेगा कि दोनों में कौन बड़ा है। अगर वीएल बड़ा रहेगा या एक्सएल बड़ा रहेगा तो वोल्टेज लीड करेगा, और अगर एक्ससी बड़ा रहेगा तो करंट लीड करेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है किसका, आरएलसी सर्किट का। तो हमने लास्ट क्लास में आरएलसी सर्किट ही पढ़ा हुआ है। आरएलसी सर्किट में रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों सीरीज में लगे रहते हैं। और अगर तीनों सीरीज में लगे हैं तो हम जस्ट एक कंडीशन एज्यूम किए थे, अगर वीएल ग्रेटर देन है वीसी से, मतलब एक्सएल ग्रेटर देन है एक्ससी से, तो उस कंडीशन में हमने यहाँ पर देखा कि जो वीएल माइनस वीसी है इसका ग्राफ जो है अब शिफ्ट हो गया इस तरह से, क्योंकि वोल्टेज लीड कर रहा है और ये वीआर का ग्राफ है। तो दोनों के बीच में हमें कितना यहाँ पर फेज डिफरेंस दिखा, फाई दिखा। उस फाई का वैल्यू भी हमने निकाला। नेट वोल्टेज क्या मिला, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू वी आर, या वी आर एम एस बोल सकते हो, है ना। फिर यहां पर हमने इंपेडेंस निकाल लिया, तो इंपेडेंस जेड क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, इसी को हम लोग इंपेडेंस बोलते हैं। अब इस फॉर्मूले से हम लोग जितना भी हमारा पुराना सर्किट है, प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी, फिर आर एल, आर सी और एल सी, सब का हम निकाल सकते हैं यहाँ से। और वो चीज हमने यहाँ पर डिराइव करके देखा भी आगे जस्ट अगले स्लाइड में। फेज डिफरेंस क्या आएगा, फेज डिफरेंस आया फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि एक्सी माइनस एक्सएल भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कौन बड़ा है। अगर एक्सी बड़ा है तो एक्सी माइनस एक्सएल हो जाएगा। फिर हमने आगे क्या देखा, नेक्स्ट हमने देखा पावर लॉस। पावर लॉस क्या हो जाएगा, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, जहां पर कॉस फाई क्या हो जाएगा, कॉस फाई जो पावर फैक्टर कहलाता है, जिसका वैल्यू आएगा वी आर अपॉन वी नेट, या फिर आप बोल सकते हो आर अपॉन जेड। फिर ये हमने पूरा समराइज किया था, पावर देखा, वी नेट देखा, जेड देखा, साथ में फाई एंगल को भी देख लिया और कॉस फाई पावर फैक्टर भी देख लिया था। यहाँ कॉस फाई नहीं लिखा था क्या मैं, यहाँ पर अगर कॉस फाई देखें पावर फैक्टर तो क्या आ जाएगा, कॉस फाई इक्वल टू 0 की 1। कॉस फाई मतलब क्या हो जाएगा, कॉस 0 मतलब 1। यहाँ पर कॉस फाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ कॉस फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इसको भी अपन ऐड कर लेंगे। फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ये क्वेश्चन यहाँ तक तो हो गया था। 4 ओम 5 ओम ये भी हो चुका था। ठीक, यहां से होमवर्क था ना, बताओ क्या आएगा इसका आंसर, सी आएगा। देखो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज इन अ सर्किट आर गिवन। ये आपका इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू और यह इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का वैल्यू क्या है, वैल्यू 1/√2 साइन 100 पाई टी। नेक्स्ट क्या है 1/√2 साइन 100 पाई टी प्लस पाई/3, मतलब कौन लीड कर रहा है यहाँ पर, वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है। ठीक है, बाकी चीज कोई मतलब नहीं, अपने को निकालना क्या है, एवरेज पावर इन वॉट कंज्यूम्ड इन द सर्किट। देखो पावर निकालने को पी एवरेज क्या होता है, पी एवरेज होता है वी आर एम एस आई आर एम एस और कॉस फाई। देखो वी आर एम एस कैसे निकलेगा, ये जो दिया हुआ वैल्यू है क्या है, पीक वैल्यू है दोनों, तो वी आर एम एस के लिए क्या कर दो 1/√2 और इसमें क्या कर दो √2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया क्या वी आर एम एस, डायरेक्ट कर रहा हूं। आई आर एम एस 1/√2 है और इसमें एक √2 नीचे और मल्टीप्लाई हो गया, और क्या है कॉस फाई। कॉस फाई वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस होता है। तो वोल्टेज यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं है, प्लस में 0 है, यहाँ पर कितना पाई/3, तो पाई/3 के यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पाई/3 का यहाँ पर फेज डिफरेंस है। देख लो कितने का है, पाई/3, पाई/3 का मतलब कितना होता है
60 डिग्री। ठीक, देखो 1/√2 1/√2 क्या हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा 1/2। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/8। यूनिट क्या रहेगा, वॉट में रहेगा। तो आंसर क्या है, डी। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये तो आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा आप लोगों से। जल्दी बताओ इसको, क्या है इसका आंसर, डी। हाँ सही है। क्या बोल रहा है, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन प्योरली रेजिस्टिव एसी क्या होता है, फाई इज इक्वल टू प्योरली रेजिस्टिव में 0। तो ये कहाँ चला गया, ए चला गया सेकंड में, मतलब ए हो जाएगा यहाँ पर सेकंड। ठीक है, ए सेकंड कहाँ पर दिख रहा है, इस पे नहीं दिख रहा, मतलब इसको हटा देते हैं। फेज डिफरेंस बिटवीन प्योर इंडक्टिव एसी, प्योर इंडक्टिव एसी में कितना फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री में दो ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पर, कौन सा है, फेज डिफरेंस प्योर इंडक्टर में कौन लीड करेगा, वोल्टेज लीड करेगा प्योर इंडक्टर में, वोल्टेज। तो क्या है यहाँ पर, करंट लीड से, यहाँ वोल्टेज करंट लेग्स है, करंट लेग्स मतलब करंट, हाँ मतलब करंट अगर लेग कर रहा है मतलब वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो ये आ जाएगा क्या, थर्ड। अगला, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट, कैपेसिटिव में क्या रहेगा, फर्स्ट आ जाएगा, करंट लीड कर रहा है। और फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एलसीआर सर्किट क्या हो जाएगा, ये वाला फोर्थ। तो देख लो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डी है। ठीक, हाँ लेग के स्पेलिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 क्या होगा इसका आंसर, 25 सही है। अ सीरीज एलसीआर सर्किट कंसिस्ट ऑफ, रेजिस्टेंस है इसके पास, एक्सएल है और एक्सी है। तो एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी का केस है। इनपुट वोल्टेज कितना दिया हुआ है 25 100 कॉस 100 पाई टी। द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इज, करंट निकालना है, करंट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर एम एस अपॉन जेड। ठीक है, जेड कैसे निकलेगा, देखो वी आर एम एस क्या हो जाएगा, पीक आपको दिया है, कितना दिया है 2500, इसमें कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी √2 को डिवाइड कर देंगे, और z क्या हो जाएगा, z हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर, मतलब 80 का स्क्वायर, प्लस इन दोनों का डिफरेंस लेके स्क्वायर कर दो, सीधा कितना हो जाएगा 60 का स्क्वायर। चलो एक बार पूरा कर देता हूं, वी आर एम एस क्या हो जाएगा, V0 अपॉन √2 इज इक्वल टू 2500 अपॉन √2 हो जाएगा। ठीक है, और z इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्वायर मतलब 80 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर एक्सएल माइनस एक्सी कितना हो जाएगा 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा 60, तो ये 60 का स्क्वायर। z इक्वल टू क्या आ रहा है आगे, z इक्वल टू, हाँ यहाँ से 0 0 अगर 10 मैं कॉमन निकाल दूं तो बच क्या रहा है अंदर में सिर्फ 10, तो ये हो जाएगा सीधा 100 आ जाएगा, z इक्वल टू 100 इसको सॉल्व करेंगे तो। अब निकालते हैं आई आर एम एस, आई आर एम एस चाहिए अपने को। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये क्या बोला है, द एम्पलीट्यूड ऑफ करेंट। हाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू या होता है पीक वैल्यू। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जब हम कोई भी कर्व बनाते हैं तो इस कर्व में ये होता है ना एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू बोलते हैं ना। मतलब ये हो जाएगा क्या, आई नॉट, क्या हो जाएगा आई नॉट। तो हमने बे मतलब का इसको निकाल दिया, इसकी जरूरत ही नहीं है। आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन जेड। ठीक, वी नॉट अपॉन जेड।
तो आई नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड। वी नॉट कितना है अपने पास 2500 और जेड कितना है 100। तो यहां से दोनों जीरो कैंसिल हो गया। आई नॉट इज इक्वल टू 25 एम्पियर। ठीक, कोई दिक्कत, आसान है सब। चलो नेक्स्ट, अब ये सब क्वेश्चन सॉल्व करें उससे पहले हमको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा वेरिएशन इन impedance। impedance means z with frequency। हमने स्टार्टिंग में जो प्योर आर, प्योर एल और प्योर सी हमारे पास सर्किट था, उसमें फ्रीक्वेंसी के साथ क्या वेरिएशन होगा उन तीनों में देखा हुआ था, है ना। रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, एक्सएल पे क्या फर्क पड़ेगा और एक्स पे क्या फर्क पड़ेगा। बट अब हम दो दो चीजों को मिक्स करके भी पढ़ चुके हैं, तीन चीज को मिक्स करके पढ़ चुके हैं। तो जब रेजिस्टेंस के साथ में क्या होता है, इंडक्टर मिक्स होगा या कैपेसिटर मिक्स होगा या दोनों मिक्स होगा, तो हम उस करंट अपोजिंग नेचर को इंपीडेंस कहते हैं। तो उस इंपीडेंस के साथ में अब फ्रीक्वेंसी का क्या वेरिएशन होगा ये हम देखने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पर हम दोनों चीज को लिख सकते हैं, एफ या फिर ओमेगा। ठीक है, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। अब पहले वापस रिवाइज करते हैं जो चीजें हम पढ़ चुके हैं। जब हम बात करते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट का, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में मान लो ये फ्रीक्वेंसी है एफ या फिर ओमेगा बोल दो, और इधर पर क्या है रेजिस्टेंस। तो क्या फ्रीक्वेंसी से रेजिस्टेंस का कुछ लेना देना रहता है, नहीं रहता है। मतलब अगर एक कांस्टेंट वैल्यू है तो वो ऐसे ही जाता रहेगा। ये प्योर आर के केस में हो गया। प्योर आर के केस में जब हम बोलेंगे इंपीडेंस क्या है, तो इंपीडेंस और कुछ नहीं होता है, रेजिस्टेंस ही होता है, क्योंकि वहां पर ना एल रहेगा ना सी रहेगा। ये चीजें हम पहले से जानते हैं, तो इसको मैं इसको हटा देता हूं फिलहाल। तो ये फर्स्ट कब के केस में है, जब क्या रहेगा हमारे पास प्योर ये प्योर आर के लिए है। फिर हम देख लेते हैं प्योर एल के लिए, फिर हम देख लेंगे प्योर सी के लिए। ये तीनों के लिए एक साथ देख लेते हैं। देखो यहां फ्रीक्वेंसी एफ या फिर ओमेगा के साथ में एक्सएल का क्या रिलेशन था, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, है ना। ये ऐसे कुछ था, याद है। एक्सएल इज इक्वल टू एक्सएल प्रोपोर्शनल टू ओमेगा बोल सकते हो या प्रोपोर्शनल टू एफ। इसके बाद एक्स सी के साथ में कैसा रिलेशन था, एफ या फिर ओमेगा, ओमेगा का डिक्रीजिंग था, मतलब ये इस तरह से क्या बना था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना था, ऐसा कुछ। ठीक, याद है। या एक मिनट ना, थोड़ा ऐसे करता हूं मैं। एक्स सी प्रपोजनल टू 1 अपॉन क्या था, ओमेगा था, प्रपोजनल टू 1 अपॉन एफ था। तो एफ 0 हो जाएगा तो एक्स इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट पे यहाँ पर हम लोग कट नहीं करते हैं, ये ऐसा हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये तीनों चीजें हम पहले से जानते हैं, पुराना चीज है। अब हम देखेंगे सीरीज आरएल सर्किट। सीरीज आरएल सर्किट का क्या होगा, ये क्या है, एफ या ओमेगा, एफ या
ओमेगा का। सीरीज आरएल सर्किट में अब हम क्या बोलेंगे, जेड बोलेंगे। और जेड इक्वल टू क्या होता है, जेड इक्वल टू होता है जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। क्या एक्सएल को मैं ओमेगा एल लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा ओमेगा एल का स्क्वायर। ठीक, एक्सएल की जगह मैंने क्या लिख दिया, ओमेगा एल लिख दिया डायरेक्ट। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर या फिर ओमेगा एल का स्क्वायर। मतलब इस बार जो जेड है ये आर पे भी डिपेंड कर रहा है और ओमेगा पे भी डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर डिपेंड कर रहा है तो कैसे बनेगा, बस सिंपल सी बात है, यहाँ आर और एल दोनों मिक्स हुआ है तो हम दोनों को मिक्स कर देते हैं। देखो दोनों को मिक्स करते हैं, कैसे बनेगा। अगर मैं आर की वजह से देखूंगा तो आर की वजह से क्या होगा, कुछ ऐसा आएगा, ये आर की वजह से हो जाएगा। और एक्सेल की वजह से कुछ ऐसा आएगा। मतलब इन दोनों का मिक्सचर कुछ आने वाला है, इन दोनों का मिक्स वैल्यू कुछ आने वाला है। तो सोचो जब फ्रीक्वेंसी लो है, जब फ्रीक्वेंसी लो है तो कम वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, जो आर रहेगा, मान लो फ्रीक्वेंसी जीरो है, फ्रीक्वेंसी कितना है, जीरो है, तो इस कंडीशन में वैल्यू क्या आ जाएगा, जो आर का वैल्यू रहेगा। फ्रीक्वेंसी जीरो मतलब एक्सएल जीरो, एक्सएल जीरो तो जेड इक्वल टू किसकी इक्वल आ जाएगा, आर की इक्वल आ जाएगा, है ना। तो यहां शुरू होगा ये इस जगह से। जीरो फ्रीक्वेंसी पे क्या रहेगा, जेड का वैल्यू आर की इक्वल रहेगा। समझ आया ना, जब फ्रीक्वेंसी जीरो है तो किसकी इक्वल हो जाएगा, ये आर की इक्वल हो जाएगा। और उसके बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा, यहाँ पर जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा ना। तो मैं थोड़ा ज्यादा ऊपर इसको बना दिया हूं, थोड़ा सा कम ऊपर करता हूं इसको, है ना। आर का वैल्यू हमारा मर्जी, हम कम ज्यादा कुछ भी कर सकते हैं। तो मान लो आर का वैल्यू कुछ ऐसा है, इधर पे मैंने ले लिया आर का वैल्यू, ये है आर का वैल्यू। ठीक, तो जब जीरो फ्रीक्वेंसी है तो क्या हो जाएगा, आर होगा, और उसके बाद आर से कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा ना। और जब ये बढ़ेगा तो देखो कुछ इस तरह से दिखेगा, क्या ये ऐसे करके लगातार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये है ग्राफ, देखो कुछ डाउट हो तो। जब ये वैल्यू बढ़ेगा तो देखो आर प्लस ओमेगा एल दोनों से ज्यादा हो जाएगा जेड का वैल्यू, तो देखो दोनों को ग्राफ को ऊपर चला गया ये। ठीक है, स्टार्ट कहां से होगा, आर से, क्योंकि आर से नीचे तो पॉसिबल ही नहीं है, आर से नीचे पॉसिबल ही नहीं, चाहे फ्रीक्वेंसी कितनों भी कम कर दे, जीरो भी कर देंगे तो भी मिनिमम आर तो आएगा ही आएगा। तो ये जो आर का वैल्यू रहेगा क्या होगा, इसका जेड का मिनिमम वैल्यू होगा ना, जेड मिनिमम वैल्यू, आर तो कम से कम आएगा ही आएगा। और मैक्सिमम डिपेंड करेगा किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। तो ये है आरएल सर्किट का डायग्राम, सॉरी ग्राफ। कौन सा ग्राफ, जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। चाहे हम एफ की बात करें या ओमेगा की बात करें, दोनों के साथ सेम बनेगा, क्योंकि एफ और ओमेगा में किसका डिफरेंस रहता है, 2 पाई का, है ना। ओमेगा इक्वल 2 पाई, तो 2 पाई से कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत मैग्नीट्यूड पे पड़ जाएगा, बट उससे हमको कोई खास लेना देना है नहीं। चलें आगे, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सीरीज आरसी सर्किट। थोड़ा अच्छे से फोकस करना क्योंकि लॉजिकल ही है, इसको हमको लॉजिकली समझना रहेगा। एफ या फिर ओमेगा, और ये क्या है, जेड है। आर सी मतलब आर और सी पे डिपेंड करेगा। तो अगर मैं जेड का वैल्यू लिखने चलूं तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखना तो जेड इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी, और एक्स सी का वैल्यू क्या आता है, 1/ओमेगा सी, तो 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। क्या यही वैल्यू होगा, अब देखते हैं। जब फ्रीक्वेंसी लो रहेगा, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, जीरो,
तो जीरो फ्रीक्वेंसी पे 1 अपॉन क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस समथिंग किसी तरह क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी पर ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो वापस मैं दोनों को एक बार ग्राफ प्लॉट करता हूं। पहले एक्स सी का देखो, एक्स सी का कुछ इस तरह से है क्या, ये एक्स सी का ग्राफ हो गया। ये आर का ग्राफ था और एक इसका ग्राफ था, ये एक्स एल का ग्राफ था और एक इसका ग्राफ हो गया जेड का। यहां पर ये आर का ग्राफ, ये एक्स सी का ग्राफ हो जाएगा। और आर कैसे रहेगा, आर को या तो आप ऊपर दिखा दो या फिर क्या दिखा दो, नीचे दिखा दो, या कहीं बीच में दिखा दो, चलेगा। ये मान लो आर है, ठीक, ये हो गया आर का वैल्यू। मैंने आर का ग्राफ प्लॉट कर दिया, एक्सी का ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब हमें बनाना है जेड का। जेड कैसे बनेगा, शुरू करते हैं लो फ्रीक्वेंसी से। देखो लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, इनफाइनाइट। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो फ्रीक्वेंसी लो अगर रहेगा तो देखो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, जीरो मतलब इनफाइनाइट, तो जेड आ जाएगा इनफाइनाइट, मतलब यहां शुरू होगा, ठीक है। और इनफाइनाइट से शुरू होगा, फिर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, जीरो के बाद 0.1, 0.2, 0.3, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी करते जाएंगे, तो नीचे वैल्यू बढ़ता जाएगा, और नीचे वैल्यू बढ़ता जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 से बड़ा जैसे होगा तो फिर 0 पॉइंट समथिंग में आता जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आर की वैल्यू के साथ में हम ये जो वैल्यू ऐड करेंगे, पहले ही क्या था, आर के साथ में इनफाइनाइट था, तो फिर इनफाइनाइट के बाद मान लो 10,000 हो गया, हमने थोड़ा सा कम किया तो 10,000 हो गया, फिर 1,000, फिर 500, फिर 100, फिर क्या हो जाएगा 1, फिर 0.1, 0.2, 0.3, मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एक्स सी की वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जाएगी। क्या ये बात आपको समझ आ गया, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी एक्स सी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, और जब एक्स सी के डिक्रीज्ड वैल्यू को हम आर के साथ ऐड करेंगे तो जेड का जो इफेक्टिव वैल्यू मिलेगा वो भी अब धीरे धीरे इनफाइनाइट से कम होता जाएगा, ठीक है। तो जब ये कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, ये देखो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ये देख लो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ये इस तरह से। तो क्या ये एक समय आर से भी कम हो जाएगा, क्या जेड का वैल्यू एक समय फ्रीक्वेंसी को इतना बढ़ा देंगे कि वो आर से भी कम हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। आर से कम कभी हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। तो ये आर से कम नहीं होगा, तो इसको ऐसे घुमा के थोड़ा सा ऐसे खींच देते हैं, मतलब जब ये पूरा जीरो ही हो जाएगा, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट पे चला गया, जब ये जो है एकदम फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट पे चला गया तो 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो भी हो जाएगा तो फिर कंटिन्यूअसली हमको z इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, उसका मिनिमम वैल्यू होगा। तो इसको खींच करके ऐसे करके दिखा सकते हैं अपन, समझ आया कि नहीं। और ये वैल्यू क्या कहलाएगा, फिर से z मिनिमम कहलाएगा। ये हो गया z मिनिमम। आर ऐसे ही, अच्छा ये तो z का ग्राफ है, कांस्टेंट चलेगा बोल रहे हो, हाँ तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। जब ये क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो गया, जब एक्स इनफाइनाइट, एक्स जीरो हो गया, फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट पे चला गया, और जब ये एक्स जीरो हो गया तो ऑब्वियस सी बात है ना, z इक्वल टू सिर्फ क्या मिलेगा, आर मिलेगा, ठीक है। ये डिक्रीज तो होगा लेकिन एक समय के बाद और थोड़ा डिक्रीज हो पाएगा, नहीं डिक्रीज हो पाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आता है सीरीज एलसी सर्किट। सीरीज एलसी सर्किट, इधर पे है Z, ये है F या फिर ओमेगा, या ओमेगा या फिर F, और ओमेगा हो गया। चलो अब बताओ, Z इक्वल टू जब सिर्फ XL रहेगा और XC रहेगा तो क्या हो जाएगा, R खत्म, तो ये हो जाएगा XL माइनस XC, या फिर बोल सकते हो XC माइनस XL, बट जो भी आएगा वो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू ही निकल के आएगा। अगर XL बड़ा है तो हम लोग XL माइनस XC कर देंगे, और XC बड़ा है तो XC माइनस XL कर देंगे, तो यही आएगा Z इक्वल टू।
है ना भाई। z इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इक्वल टू आर यहाँ पर है नहीं तो एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगा। अब देखो इन दोनों का नेचर कैसा है, इन दोनों के अकॉर्डिंग बनेगा अगला ग्राफ। पहले हम लोग एक्सएल का ड्रॉ कर देते हैं, तो एक्सएल का ऐसे बनेगा, ये है एक्सएल का, ठीक। अब बनाते हैं एक्ससी का, एक्ससी का ये हो गया एक्ससी का, ये एक्सएल और ये क्या हो जाएगा एक्ससी, ठीक। चलो अब बताओ, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी 0 से आगे बढ़ता जाएगा क्या होगा, यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या है स्टार्टिंग में 0 है, 0 फ्रीक्वेंसी पे कौन डोमिनेंट है, 0 फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी लो है, तो अगर फ्रीक्वेंसी 0 रहेगा तो उस कंडीशन में एक्सएल का वैल्यू भी क्या रहेगा 0 रहेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट रहेगा वहां पर एक्ससी प्रेजेंट रहेगा। तो ग्राफ किसको फॉलो करेगा, एक्ससी को फॉलो करेगा। क्या ये दिमाग में घुसा, जितना अटेंशन है पूरा इस पे लगा दो, क्योंकि इसके बाद हम आगे देखने वाले हैं आरएलसी, तो इसी का वो थोड़ा सा अपडेटेड फॉर्म रहेगा। ये अगर समझ आ गया तो फिर वो आसानी समझ आ जाएगा, और ये समझ आ ही जाएगा अगर ये चीजें आपको समझ आ गई तो। इन दोनों को मिला के हमको बनाना है जेड का ग्राफ। तो जब फ्रीक्वेंसी क्या है 0 है, तो 0 फ्रीक्वेंसी पे कौन रहेगा भाई, सीधी सी बात है ना, एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, और एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 ओमेगा। तो 0 फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल 0 और 0 फ्रीक्वेंसी पे एक्ससी इनफाइनाइट, तो किसका वैल्यू प्रेजेंट है, एक्ससी का प्रेजेंट है। तो ये फॉलो किसको करेगा, एक्ससी को फॉलो करेगा, ठीक। यहां से चलना शुरू करेगा वो कौन, जेड। अब देखो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ता जाएगा एक्सएल का वैल्यू बढ़ता जाएगा और एक्ससी का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा एक्ससी का वैल्यू डिक्रीज होगा और एक्सएल का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो ये मान लो यहां से बढ़ना शुरू हुआ, एक्सएल की तरफ ये मूव करना शुरू किया, एक्सएल की तरफ मूव करना शुरू किया, ये एक्सएल की तरफ मूव करना शुरू किया। अब इस फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, जहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक मिनट रुको रुको, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया। यहां पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है ना, तो एक्ससी का वैल्यू घटेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और एक्ससी का वैल्यू घटेगा, मतलब ये इधर नहीं जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ऐसे एक्ससी का वैल्यू इधर आ रहा है। तो ये ग्राफ धीरे धीरे ऐसे करके जाएगा, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, और जिस जगह पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस जगह पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस जगह पर जा करके इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर एक्सएल और एक्ससी क्या हो गया है 0। तो जब एक्सएल और एक्ससी दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया, सॉरी गलत बोल दिया, ये वो पॉइंट है जहां पर एक्सएल और एक्ससी दोनों का वैल्यू क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। तो अगर सेम हो जाएगा तो जेड क्या आ जाएगा, तो देखो जेड क्या हो गया यहाँ पर 0। और उसके बाद अब फ्रीक्वेंसी, मतलब एक फ्रीक्वेंसी ऐसा तो आएगा ना, ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो ये बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो एक्सएल बढ़ेगा। ये देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ा एक्सएल बढ़ा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा एक्ससी घटा। तो एक समय तो ऐसा आएगा ना, क्योंकि एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो एक समय तो ऐसा आएगा जब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबरी पे आ जाएंगे। तो जब बराबरी पे आ जाएंगे तो यहाँ पर जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। और फिर उसके बाद जब वो बराबरी से फिर आगे बढ़ेगा, अब किसकी वजह से बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी जब इसके बाद और आगे बढ़ेगा, जब और आगे बढ़ेगा तो एक्सएल और बढ़ने लग जाएगा। तो अब ये किसको फॉलो करेगा, एक्सएल को फॉलो करने लग जाएगा, और यहां पर से क्या होगा, इस तरह से ऐसे करके आगे चल देगा, ये बनेगा ग्राफ। समझ आया। ये पहले क्या होगा, पहले नीचे आएगा। नीचे क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर एक्सएल का वैल्यू तो ऑलरेडी पहले से कम था, एक्सएल का वैल्यू पहले से कम था, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की वजह से एक्सएल का वैल्यू थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, और एक्सएल जो कि एक्ससी जो कि ऑलरेडी ज्यादा था उसका वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ज्यादा वैल्यू है वो कम हो रहा है ना, तो वो कम की तरफ ही जाएगा। लेकिन जब ये दोनों इक्वल हो गए एक समय पर, तो इक्वल हो जाने के बाद अब फ्रीक्वेंसी और बढ़ रहा है, तो अब फ्रीक्वेंसी और हो रहा है, तो अब एक्सएल का वैल्यू यहां पर ऑलरेडी पहुंच चुका है मिड पॉइंट पर। एक्सएल का वैल्यू कहां पहुंच चुका है, इस मिड पॉइंट पर। तो यहां पर सब क्या हो जाएगा, वैल्यू आगे बढ़ने लग जाएगा, ये एक्सएल को फॉलो करने लग जाएगा। ठीक है,
क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एक्सएल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्ससी क्या हो रहा है, घट रहा है, तो एक्ससी का वैल्यू घटना शुरू हो गया। यहां तक जो घटा किसकी वजह से घटा, एक्ससी के घटने की वजह से, बट यहां वो आगे बढ़ेगा किसकी वजह से, एक्सएल के आगे बढ़ने की वजह से। समझ आया कि नहीं? ठीक। और ये वो जगह है जहां पर z का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब z का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, z मिनिमम इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 0। z मिनिमम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देख लो, ये वो ग्राफ है जहां पर z मिनिमम का वैल्यू क्या हो गया है, 0 हो गया। समझ आया कि नहीं? और z मिनिमम का वैल्यू 0 किस जगह पर हुआ है, इस जगह पर हुआ है, इस फ्रीक्वेंसी पर 0 हो गया है। कोई दिक्कत? देख लो, कुछ भी डाउट होगा तो फिर हम आगे चलेंगे। अब अगर कुछ भी डाउट नहीं होगा तो फिर आगे चलेंगे। चलें आगे। जो डाउट आप लोगों को आ सकता है उसी में आ सकता है, तो जितना भी डाउट होगा पूछ सकते हो। बाकी चीजें तो बहुत जल्दी रिलेट करते बन गई आसानी से, है ना। तो यहां पर ये किसको फॉलो कर रहा है, एक्ससी को फॉलो कर रहा है, और यहां पर एक्सएल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट अगला, अब हम देखते हैं कहा, किसमें, इन सीरीज, इन सीरीज आरएलसी सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट का बात करते हैं। तो यहां पर z क्या होता है, यहां z होता है z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो z को हम क्या बोल सकते हैं, z को हम बोल सकते हैं z को क्या बोल सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो ग्राफ बनाते हैं अब। इधर ले लेते हैं z का एक्सिस है ये, और ये हो जाएगा f या फिर ओमेगा का, ओमेगा का या फिर f का बोल सकते हो। अब इसमें हमको तीनों को लाना पड़ेगा, आर भी, एल भी और सी भी। मान लेते हैं कि ये किसका ग्राफ हो गया, ये हो गया एल का। ठीक, एक ले लेते हैं आर का, तो ये लो, ये आर का हो गया। और एक ले लेते हैं किसका, सी का। ये हो गया किसका, एक्स सी का। अमर देखो बंद हो गया ये। तो हमने बना लिया तीनों का। फर्स्ट ये किसका है, एक्सेल का, ये किसका है, आर का, और ये किसका है, एक्स सी का। ठीक है, अब देखो इन तीनों को फॉलो करता हुआ हमको z का ग्राफ बनाना है।
तो जेड का ग्राफ कैसे मिलेगा? क्या होगा? ठीक है, शैडो दिख रहा है क्या? फिर से सेलेक्ट कर दो। ठीक है, चलो अच्छे से ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हम ग्राफ बना रहे हैं और इससे हमको एक नया टॉपिक यहां से पढ़ना रहेगा। अब हम इंपेडेंस देखने वाले हैं आरएलसी सर्किट का। आरएलसी सर्किट में आर, एक्सएल और एक्ससी तीनों को फॉलो करता हुआ ग्राफ बनेगा। तो कैसे बनेगा? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं लो फ्रीक्वेंसी की। जब फ्रीक्वेंसी लो रहेगा तो लो फ्रीक्वेंसी मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी, कितने फ्रीक्वेंसी पे? जीरो फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी अगर जीरो हो गया तो भाई फ्रीक्वेंसी जीरो पे ये तो जीरो हो जाएगा, है ना, इस पर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, और ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? तो इनफाइनाइट समथिंग माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब ओवरऑल इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और इसको देख के भी समझ सकते हो कि जीरो फ्रीक्वेंसी पे यहां पर तीनों में किसका वैल्यू मैक्सिमम है? इसका। तो डोमिनेंट कौन रहेगा? ये ऊपर वाला। मींस इनफाइनाइट से शुरू होगा चलना, ये इनफाइनाइट से चलना शुरू करेगा, इतना कंफर्म है। अब जैसे जैसे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ता जाएगा, फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ता जाएगा, भाई आर का वैल्यू तो एक फिक्स ऐड होगा ना, जो भी यहां पर कट फिट के आएगा उसमें एक फिक्स वैल्यू ऐड होता रहेगा, तो उससे कुछ खास फर्क थोड़ी पड़ेगा। आप देखो, आर एक कांस्टेंट वैल्यू इसमें ऐड होगा तो ऑलमोस्ट ये वाला वैल्यू कैसे वेरी करेगा? जैसे ये वेरी किया है, जैसे ये वेरी किया है वैसे ही वेरी करेगा ऑलमोस्ट, क्योंकि यहां पर फ्रीक्वेंसी चेंज होने से किस पे फर्क पड़ता है? एक्सएल पे और एक्ससी पे। आर पे कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ता है। तो बस ये समझ लो कि पहले इस जगह पे मान लो इनका वैल्यू 20 आ रहा होगा, यहां पर 15 आया होगा, यहां पर कितना आया होगा? ये 20, फिर ये 15, फिर 10, फिर ये 7, फिर ये 0 आ गया। तो ये समझ लो रेजिस्टेंस मान लो 5 ओम का रहेगा, तो ये 20 की जगह पे क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, 15 की जगह पे 20 हो जाएगा, 7 की जगह पे 12 हो जाएगा। इसके आगे कुछ होगा क्या? नहीं। लेकिन नेचर क्या रहेगा? नेचर तो सेम रहेगा, डिक्रीजिंग नेचर रहेगा, और यहां के बाद इंक्रीजिंग नेचर रहेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग एक्सएल और एक्ससी वेरी कर रहे हैं। तो यहां पर इसमें चेंजेस होगा, यहां पर कोई चेंजेस नहीं होगा। तो जब हम बात कर रहे हैं लो फ्रीक्वेंसी पे, तो ये क्या रहेगा? इनफाइनाइट पे रहेगा। कहां पे रहेगा? इनफाइनाइट पे। और इनफाइनाइट से धीरे धीरे क्या होगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आर पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं फ्रीक्वेंसी पे। जब यहां पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे तो किसको फॉलो करेगा? ये एक्सएल डिक्रीज होगा कंटिन्यूअसली, सॉरी एक्सएल इंक्रीज होगा और एक्ससी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये एक्ससी देखो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। ये देखो डिक्रीज होता जाएगा, ये डिक्रीज होता जाएगा, ये देख लो। और एक समय आएगा ये ऐसा डिक्रीज होता जाएगा, ये डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और यहां तक मान लो डिक्रीज हो गया। ठीक, ये वो जगह है जहां पर एक्सएल और एक्ससी दोनों इक्वल हो गया। ये वो जगह आ गया जहां पर एक्सएल और एक्ससी दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो ये क्या हो गया? पूरा 0, और z इक्वल टू क्या आ जाएगा? r आ जाएगा। जब z इक्वल टू r आ गया तो ये वो जगह है जहां पर हम z की वैल्यू सबसे मिनिमम देख रहे हैं, क्योंकि चाहे फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्या कभी r से कम वैल्यू आ सकता है? क्या नहीं आ सकता। तो ये वो जगह है जहां सबसे मिनिमम वैल्यू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या आ सकता है? XL इक्वल टू XC। पिछले केस में R नहीं था तो XL इक्वल टू XC केस में सीधा क्या हो गया? 0, बट यहां पर R ऐड हुआ है, तो R से मिनिमम क्या पॉसिबल है? इसमें नहीं है। और इसके बाद से ये वापस क्या करेगा? इस ग्राफ को ऐसे फॉलो करना शुरू कर देगा और फिर ये आगे बढ़ जाएगा। ये ऐसे आगे बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये जो 3 मैंने व्हाइट कलर का बनाया है ये सिर्फ समझाने के लिए था, बाकी हमको फॉलो किसको करना है? इसी को करना है मेन। सिर्फ ये सिंगल ग्राफ हमारे को पता होना चाहिए। ये दिमाग मत लगाना कि सर इसको काटेगा कि नहीं काटेगा, कि ये अंदर से रहेगा कि नीचे से रहेगा, ये ज्यादा हमारे सोचने की बात नहीं है। बट कर्व जो है ऐसे बनेगा। ठीक है, कर्व कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा।
देख लो कोई दिक्कत हो तो। कौन सा? हाँ, z इक्वल टू आर होने के बाद कांस्टेंट रहना चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी को रोक दो, यहाँ पे कांस्टेंट रह जाएगा। फ्रीक्वेंसी अब इसके बाद मत बढ़ाओ। इस फ्रीक्वेंसी पे क्या हुआ है, इस फ्रीक्वेंसी पे क्या हुआ, इस फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो गया, है ना। ये वो फ्रीक्वेंसी जहां पर एक्सएल इक्वल टू क्या हो गया, एक्सी, तभी तो आर आया ना। अब फिर इसको हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा रहे हैं। तो जब और बढ़ाएंगे तो एक्सएल का वैल्यू कंटिन्यूअसली और बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब एक्सएल का वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा, भाई एक्सएल का वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा और एक्ससी का वैल्यू और कम होता जाएगा। जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा एक्सएल का वैल्यू उतना बढ़ेगा और एक्ससी का वैल्यू उतना डिक्रीज होगा। तो सोचो ना, एक्सएल का वैल्यू बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो आर के साथ ऐड नहीं हो जाएगा। इसलिए क्या हो रहा है, ये इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये वो जगह है, ये जो जगह दिख रहा है ये वो जगह है जहां पर एक्सएल क्या है, एक्ससी के इक्वल है। समझ आएगा, ये वो जगह है जहां पर एक्सएल क्या है, एक्ससी के इक्वल है। इसीलिए यहां पर वैल्यू हमको कितना मिला है, इसीलिए इस जगह पर वैल्यू हमको मिला है आर। और ये आर क्या है, जेड का सबसे मिनिमम वैल्यू है। इससे मिनिमम कुछ नहीं हो सकता, इससे मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकता। और जिस पॉइंट पर हमको ये आरएलसी सर्किट प्योरली रजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करते दिख रहा है, भाई ये वो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है, ये वो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है जिस फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल और एक्ससी दोनों क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं, और दोनों का एग्जिस्टेंस खत्म। उस जगह पर जेड मिनिमम किसके इक्वल आ चुका है, आर के इक्वल आ चुका है। मतलब एक्सएल और एक्ससी दोनों का इफेक्ट खत्म हो चुका है। तो ये रजिस्टिव सर्किट बन गया ना। तो जिस जगह पर एक्सएल और एक्ससी दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है, या बोल सकते हो Z हमारा R हो जाता है, या बोल सकते हो कि RLC सर्किट प्योर रजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करने लग जाता है, इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, FR से, या इन टर्म्स ऑफ ओमेगा बोलोगे तो क्या हो जाएगा, ये ओमेगा R से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो कंडीशन आया है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस का मतलब है चीजों का मैच होना, दो फ्रीक्वेंसी का मैच होना, दो फ्रीक्वेंसी का मैच होना, ये क्या कहलाता है, रेजोनेंस कंडीशन। देखो इसका फ्रीक्वेंसी दोनों क्या कर गया, मैच कर गया, इसलिए इस कंडीशन का नाम क्या है, रेजोनेंस कंडीशन है। समझ आया। अच्छा, अब इसमें हम लोग कुछ एनालिसिस करते हैं। मान लो अगर हमें करंट का अब बनाना है, आप बताओ जिस जगह पर इंपीडेंस सबसे कम हो गया है उस जगह पर करंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो अगर मैं करंट का बनाना चाहूं तो इसका उल्टा बना सकता हूं क्या, यहां पे करंट का कैसे बनेगा, या करंट का अगले साइड में बना देंगे क्या, किसी में बना दे, यहीं पर ठीक है बना देते हैं, ठीक रहेगा। रुको करंट को बाद बनाएंगे, पहले इस पे और एनालिसिस कर लेते हैं। अब यहाँ पे तीन कंडीशन हम देख सकते हैं। देखो तीन कंडीशन यहां पर देखते हैं। फर्स्ट डिफरेंट कंडीशंस करके मैं हेडिंग देता हूं इसको, डिफरेंट कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, आपको इस फ्रीक्वेंसी के इधर पर दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी एफ आर से कम है। इस एफ आर को हम लोग एफ नॉट के नाम से भी जानते हैं, या एफ नॉट भी बोल सकते हैं। एफ नॉट या फिर ओमेगा नॉट, दोनों क्या है, सेम चीज है। चाहे एफ आर बोले या एफ जीरो बोले, बात क्या है, सेम है। पहला कंडीशन आता है व्हेन, फर्स्ट कंडीशन व्हेन जो फ्रीक्वेंसी है, जो भी ये फ्रीक्वेंसी एफ हम देख रहे हैं वो क्या हो जाए, एफ नॉट से कम हो जाए, या आप बोल सकते हो ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट। आप देखो यहां पर किसका वैल्यू डोमिनेंट है, इस जगह पर किसका वैल्यू डोमिनेंट है, ये है एक्सएल, ये है आर और ये है एक्ससी। तीनों में किसका वैल्यू आपको सबसे ज्यादा दिख रहा है, जेड किसकी वैल्यू की वजह से आगे बढ़ रहा है इन तीनों में, देखो
जब हम लो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, इस रीजन में बात कर रहे हैं, जब हम इसके इधर बात कर रहे हैं, मतलब इस रीजन में, ये वाले रीजन में, ये वाला वो रीजन है जहां पर एफ की वैल्यू क्या है, लेस देन एफ नॉट है। इस रीजन में आप देखो आर, एल और सी तीनों में किसका वैल्यू ज्यादा है, किसका वैल्यू ज्यादा है, एल का वैल्यू क्या है, देखो पहले 0 1 2 3 आगे से क्या बढ़ेगा, ये यहां पर है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ता है ना वैल्यू। तो इतने दूर में देखो ना किसका वैल्यू आपको हाई दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, एक सी। मान लो ये 0 है, ये 20 होगा तो ये कहां पर आएगा, 50 पे आएगा, आएगा ना। मतलब इस रीजन में आप देख पा रहे हो कि एक्स सी का वैल्यू ज्यादा है, समझ आ रहा है। इस रीजन में एक्स सी का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। एक्स सी इज मच मच ग्रेटर देन, एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल एंड आर, दोनों से। एक्स सी का वैल्यू देखो ऊपर में है, यहां तक कि आप देखो ना टॉप में किसका वैल्यू ज्यादा है, एक्स सी का ज्यादा है। इसीलिए इस फ्रीक्वेंसी पर हमारा जो सर्किट है वो क्या कहलाता है, कैपेसिटिव सर्किट कहलाता है। क्या कहलाता है ये, कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, तो सर्किट क्या बन गया, कैपेसिटिव सर्किट। सर्किट बिहेव एज कैपेसिटिव। कोई दिक्कत। दूसरा कंडीशन, व्हेन एफ का वैल्यू ग्रेटर देन हो एफ नॉट से, या फिर आप बोल सकते हो ओमेगा का वैल्यू ग्रेटर देन हो ओमेगा नॉट से। चल देखो, अब हम बात करेंगे इधर का। तो ये यहां से लेकर के ये पूरा आगे जो भी बढ़ रहा है, इस जगह पर एफ का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन एफ नॉट है ना। इधर पर एफ का वैल्यू क्या है, एफ नॉट है, ग्रेटर देन एफ नॉट। तो अब बताओ इस रेड मार्किंग से इधर पर किसका वैल्यू ज्यादा है, एक्स एल, आर और एक्स सी तीनों में किसका वैल्यू टॉप पे है, एक्स एल का। तो ये कहलाएगा इस जगह पर इंडक्टिव सर्किट। क्या कहलाएगा ये, इंडक्टिव सर्किट। मतलब जिसका वैल्यू ज्यादा रहेगा वो उसको लीड करेगा, डोमिनेंट नेचर का रहेगा। तो इस जगह पर क्या है, एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी और आर। तो इस कंडीशन में क्या कहलाएगा, इंडक्टिव सर्किट। बस देखते चलना भी है ना, एकदम आराम से सब चीज एकदम क्लियर हो जाएगा। और जिस जगह पर दोनों का वैल्यू सेम हो गया है उस जगह पर दोनों खत्म। जिस जगह पर दोनों का वैल्यू सेम हो गया है वो थर्ड कंडीशन है। तो व्हेन फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू एफ नॉट, या फिर आप बोल सकते हो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट है। तो इस कंडीशन पे क्या हो चुका है, इस कंडीशन पर एक्स सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स एल हो जाएगा, और जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, जेड मिनिमम आ जाएगा, जो कि सिर्फ क्या रहेगा, आर के इक्वल रहेगा। एक्स एल इक्वल टू एक्स सी हो जाएगा, और जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, जेड मिनिमम। जेड मतलब जेड मिनिमम का वैल्यू, जेड का वैल्यू जेड मिनिमम या फिर आर के इक्वल आ जाएगा। और इस कंडीशन में जो रजिस्टर रहेगा वो कैसा हो जाएगा, रजिस्टिव सर्किट। रजिस्टिव सर्किट। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। दिस इज नोन एज रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इस चैप्टर का अगर हम जितना पढ़े उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोले तो ये टॉपिक है। अभी हम लोग रेजोनेंस कंडीशन को अलग से पढ़ेंगे। समझ आया कि नहीं, ठीक। तो जितना कुछ हम शुरुआत किए हैं आज पढ़ना वो सब एक साथ सीक्वेंस में चल रहा है, सबका कनेक्टिविटी है। हमने शुरू किया कहां से, हमने शुरू किया यहां से।
वेरिएशन ऑफ जेड विथ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को इंट्रोड्यूस करना था यहाँ पर हमको, तो हम वही शुरू किए। प्योर आर में इंडिपेंडेंट, प्योर एल में फ्रीक्वेंसी के साथ इंक्रीजिंग नेचर, फ्रीक्वेंसी के साथ एक प्योर सी में डिक्रीजिंग नेचर। आर एल में क्या रहेगा, इंक्रीजिंग ही रहेगा क्योंकि एल डोमिनेंट रहेगा, आर तो डिपेंड करेगा नहीं। आरसी में डिक्रीजिंग नेचर रहेगा क्योंकि सी पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे सी डिपेंड करेगा। एलसी में क्या करेगा, एलसी में दोनों होगा, एक समय डिक्रीजिंग होगा और एक समय क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग तब तक क्या होगा जब लो फ्रीक्वेंसी रहेगा, मतलब क्या हम इसको भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन बोलते नहीं है क्योंकि हम आरएलसी सर्किट के लिए ही रेजोनेंस वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन है तो भी क्या, रेजोनेंस कंडीशन पे है जहां पर मिनिमम क्या मिल रहा है हमको, इंपेडेंस मिल रहा है। बट प्रैक्टिकली ये सर्किट एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि हर किसी का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता ही है। तो ये प्रैक्टिकल पॉसिबल वाला सर्किट नहीं है ना, उसमें अपने आप क्या आ जाता है, आर तो आता ही आता है। फिर हमने आगे समझा आरएलसी सर्किट और ये हमको मिल गया यहां पर। ये जो हमारे पास ग्राफ दिख रहा है जेड का, ये जेड का जो हमको अभी मिला है, ये जेड का ग्राफ, ये आर से नीचे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, ये बात आपको समझ आ गया ना। तो ये वो कंडीशन है जहां पर जेड मिनिमम का वैल्यू जेड रहेगा और एक्सएल इक्वल टू क्या रहेगा, एक्स सी रहेगा। ठीक, यहां पर दिखा सकते हैं अपन, ये अलग से क्या हो जाएगा, ये रजिस्टिव सर्किट मतलब आर सर्किट। ठीक, कुछ डाउट हो तो देख लो इसमें, फिर आगे चलते हैं। चलें आगे। नेक्स्ट, रेजोनेंस कंडीशन फॉर या इन रेजोनेंस कंडीशन इन आरएलसी सीरीज आरएलसी सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट। क्या होता है, एट एक्सएल इज इक्वल टू या when XL is equal to XC, the condition is known as resonance condition। एट XL इक्वल टू XC, देखो अब XL इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं। XC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 ओमेगा सी। ओमेगा को एक साइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 LC। यहां से ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा 1/√LC। ये हो गया ओमेगा का वैल्यू। किसका वैल्यू आ गया, ओमेगा का। इस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग यहां पर क्या करते हैं, ओमेगा, इसी को हम लोग ओमेगा 0 ओमेगा ओ बोल सकते हो या फिर ओमेगा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। इन टर्म्स ऑफ ओमेगा हो गया, बट अगर हम इन टर्म्स ऑफ एफ बोलना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 f0 इज इक्वल टू 1/√LC। एक लास्ट स्टेप क्या आ जाएगा यहां पर, f0 इज इक्वल टू, या इसी क्या बोल सकते हैं अपन,
एफ आर बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ये हो गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक, इस पे अपने आप में काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अब रेजोनेंस कंडीशन पे अगर हम बात करें इंपीडेंस का, तो इंपीडेंस क्या हो जाएगा, रेजोनेंस कंडीशन पे पहले हमने क्या निकाला, ओमेगा का वैल्यू निकाला, सेकंड क्या निकाला, एफ का वैल्यू निकाला, और अब थर्ड हम निकाल लेते हैं किसका वैल्यू, थर्ड नेट वोल्टेज निकाल लेते हैं। देखो तो देखो, इफ एक्सएल इक्वल टू क्या है, एक्ससी है, देन हम क्या बोल सकते हैं, आई एक्सएल, आई का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि करंट तो सेम रहेगा, करंट क्या रहेगा, सीरीज सर्किट है ना, तो सीरीज सर्किट में करंट क्या रहेगा, सब में सेम रहेगा। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं VL इज इक्वल टू VC बोल सकते हैं। देन फाइनली देखो नेट वोल्टेज क्या मिल जाएगा, VRMS बोल सकते हो, या नेट वोल्टेज हो जाएगा किसके इक्वल, VR के इक्वल। ये देख लो क्या होता है फॉर्मूला, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। जब दोनों सेम हो गया तो भाई VRMS क्या हो जाएगा, VRMS इक्वल टू हो जाएगा सीधा सीधा VR। और एंड Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू हो जाएगा R, जो कि क्या रहेगा, Z मिनिमम होगा। तो ये देख सकते हो आप कौन सा वैल्यू फॉर्मूला मिल गया, ये मिल गया 4 नंबर का, और ये क्या मिल जाएगा 5 नंबर का। हाँ 3 4, हाँ 1 मिनट ना, 2 बार एफ नॉट का कुछ मतलब नहीं है, ये एफ आर होगा। क्या क्या निकाल लिया अपन ने निकाल लिया नेट वोल्टेज सर्किट का, नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया, मतलब नेट इंपीडेंस निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, ओमेगा निकाल लिया, ओमेगा और एफ दोनों निकाल लिया हमने, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्या करंट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो फिर हम देखते हैं करंट, IRMS इक्वल टू क्या हो जाएगा, VRMS अपॉन Z होता है ना, Z क्या हो गया भाई, Z मिनिमम हो चुका है, Z क्या हो चुका है, मिनिमम। तो I इज इक्वल टू VRMS अपॉन क्या हो जाएगा, Z मिनिमम। और अगर Z मिनिमम हो चुका है तो करंट इस कंडीशन में क्या मिलेगा अपने को, मैक्सिमम मिलेगा। तो ये करंट हो जाएगा I मैक्सिमम। मतलब ये वो कंडीशन होता है जहां पर मैक्सिमम करंट का वैल्यू फ्लो होता है किससे, सर्किट से। ये वो कंडीशन है जहां पर मैक्सिमम करंट का वैल्यू फ्लो होगा सर्किट से। समझ आया, ठीक। क्या हम इससे ग्राफ बना सकते हैं, बना सकते हैं। ये देखो इधर क्या होता है VL, इधर क्या होता है VC, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है VR को, और किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट IR को ना। ये करंट क्या होता है, IR I का होता है और VR का होता है। जब ये दोनों सेम हो गए तो दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसल। जब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए तो अब बताओ ये हो जाएगा नेट वोल्टेज, यही VR क्या कहलाएगा, VR हो जाएगा VRMS। मतलब फाई इक्वल टू क्या आ गया, 0। फाई इक्वल टू क्या आ गया, 0। और जब फाई इक्वल टू 0 आ गया तो क्या हम अगला चीज 6 नंबर का, ये 6 नंबर का तो ग्राफ हो गया और फाई हो गया, है ना। अगला 7th नंबर में क्या हम कॉस फाई निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो कॉस फाई क्या हो जाएगा, कॉस फाई हो गया
1, पावर फैक्टर भी निकल गया। ठीक है, cos फाई का मतलब क्या है, पावर फैक्टर। इस कंडीशन में क्या पावर बता सकते हैं? और 8th नंबर में पावर निकाल सकते हैं, तो एवरेज पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, क्योंकि रजिस्टिव नेचर का हो चुका है तो cos फाई तो 1 हो गया। ये रेजोनेंस कंडीशन में हमने सारा कुछ का एनालिसिस एक साथ कर लिया। देख लो, कुछ भी डाउट हो तो बता सकते हो। इसके अलावा और कुछ जरूरत नहीं है, सब निकाल लिए, फ्रीक्वेंसी निकाल लिए, नेट वोल्टेज निकाल लिए, इंपेडेंस निकाल लिए, करंट निकाल लिए, और फेजर डायग्राम बना लिए, पावर फैक्टर निकाल लिए, पावर निकाल लिए। अब इससे रिलेट करके अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट का एट रेजोनेंस कंडीशन में, तो कैसे बनेगा? वेरिएशन इन करंट, जो सर्किट में फ्लो होने वाला करंट है, किस कंडीशन में, वेरिएशन इन करंट विथ फ्रीक्वेंसी एफ या फिर ओमेगा। इधर पर हो जाएगा करंट आई और ये होगा एफ या फिर ओमेगा। तो एक बात बताओ, अभी कुछ इस तरह से बना था Z और F के बीच में ग्राफ, तो ये रेजिस्टेंस का पूरा पूरा उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, करंट जहां पर रेजिस्टेंस हाई है वहां पर करंट क्या होगा, लो होगा। मतलब इस जगह पर अगर हम करंट देखेंगे तो करंट यहां आ जाएगा, पूरा पूरा उल्टा हो जाएगा। ये Z का ग्राफ है और ये किसका हो जाएगा, I का। ये व्हाइट कलर वाला जबरदस्ती मैंने बनाया है बस आप लोगों को रिलेट कराने के लिए। ये एफ नॉट या फिर क्या है, ओमेगा नॉट का वैल्यू है, ये वाला वैल्यू देख लो। कोई दिक्कत? जैसे यहां पर एफ नॉट तक के जेड डिक्रीज हो रहा था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, करंट इंक्रीज हो जाएगा। एफ नॉट के बाद में जेड इंक्रीज हुआ तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक, तो ये करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, जहां ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट के मैक्सिमम वैल्यू को, आई मैक्सिमम। ठीक है, और आई मैक्सिमम एक्चुअल में कितना हो जाएगा पता है, आई मैक्सिमम एक्चुअल में हो जाएगा V अपॉन
आर। ये क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। मतलब वी नेट किसके इक्वल हो जाएगा, वी नेट सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के वोल्टेज के क्रॉस रहेगा ना, तो ये हो जाएगा वी आर अपॉन आर। ये रेजोनेंस कंडीशन में वी आर अपॉन आर। समझ आया? क्योंकि इस जगह पर z का वैल्यू क्या होता है, इस जगह पर z का वैल्यू होता है z मिनिमम, जिसका वैल्यू होता है r के इक्वल। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अब आगे। नेक्स्ट टॉपिक है चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर अब। क्या चीज, ओमेगा आई लिखा गया है, ओमेगा आर रहेगा, ये ओमेगा आर है, ओमेगा आई जो लिखा हुआ है। हाँ, और कहीं पे लिखा है? क्या है आंसर? सी। फॉर अ सीरीज एलसीआर सर्किट आई वर्सेस ओमेगा, ये वही वाला है, करंट वर्सेस ओमेगा का ग्राफ है ना। टू द लेफ्ट ऑफ ओमेगा आर, चलो इसमें लिख भी देता हूं मैं पिछले वाले में। इसका जो लेफ्ट है ये क्या हो जाएगा बताओ तो, देखो ये लेफ्ट में है ना, यहां पर f का वैल्यू क्या रहेगा, लेस देन एफ नॉट। अब आप करेंट f लेस देन एफ नॉट, इधर पर क्या रहेगा, f ग्रेटर देन एफ नॉट। तो z से हम जानते हैं ना, z से हम जानते ही हैं कि यहां पर क्या हो जाएगा, पहले में एक्सएल, ये देख लो एक्सएल क्या रहता है, एक्सएल बड़ा रहता है ना। अब सोचो कि आप एक्सएल और एक्ससी को तो मैंने समझाने के लिए एक बार बना दिया, लेकिन क्या आप उसको हमेशा याद रखोगे, मुश्किल है। तो आपको फ्रीक्वेंसी से रिलेट करना पड़ेगा। देखो z इक्वल टू क्या होता है, z इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। जब फ्रीक्वेंसी से अगर हम लोग रिलेट करेंगे तो एक्स एल और एक्स सी में क्या रिलेशन है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो एक्स एल का वैल्यू भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, और एक्स सी का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक, तो जब फ्रीक्वेंसी यहां से यहां तक की हम बात कर रहे हैं तो यहां से यहां तक किसको फॉलो करेगा, ये एक्स सी को फॉलो करेगा, और एक्स सी को अगर फॉलो कर रहा है तो क्या होगा, देखो एक्स सी डिक्रीज हो रहा है, एक्स सी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब पहले एक्स सी तो ज्यादा ही था। जब फ्रीक्वेंसी लो रहेगा तो कम फ्रीक्वेंसी पे देखो, जीरो फ्रीक्वेंसी पे एक्स सी क्या रहता है, इनफाइनाइट, एक्स सी क्या रहेगा, इनफाइनाइट। मतलब ऑब्वियस सी बात है ये इनफाइनाइट वाला जोन चला गया, तो यहाँ पर कौन डोमिनेंट रहेगा, एक्स सी डोमिनेंट रहेगा। आप चाहे आर का, चाहे करेंट का रहे, चाहे जेड का रहे,
आपको जब भी इसको पहचानना हो, क्योंकि इसको लंबे समय पे याद नहीं कर सकते आप कि कौन सा कैपेसिटिव होगा और कौन सा इंडक्टिव होगा। रजिस्टिव को तो बता दोगे, लेकिन कैपेसिटिव और इंडक्टिव में कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए क्या करना, लो फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी जीरो मान लो, फ्रीक्वेंसी क्या मान लो, जीरो। और फ्रीक्वेंसी जीरो मतलब एक्स एल जीरो, बट एक्स सी क्या होगा, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर कौन डोमिनेंट रहेगा, कैपेसिटर। तो ये नेचर कैसा हो जाएगा, कैपेसिटिव नेचर, ये हो जाएगा कैपेसिटिव। ठीक, बाकी कुछ रिलेट नहीं करना। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट मतलब कौन इनफाइनाइट हो जाएगा, एक्स एल इनफाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगा, इंडक्टिव नेचर। क्या हो जाएगा, ये इंडक्टिव नेचर। और ये जो बीच में क्या रहेगा, ये यहां पर क्या रहेगा, रजिस्टिव नेचर। ये हो जाएगा रजिस्टिव। ठीक, इसको हालांकि करंट तो क्या होगा, करंट जीरो कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी जीरो रहेगा। तो ये जेड इनफाइनाइट, हाँ तो इनफाइनाइट तो करंट जीरो रहेगा, तो इसको यहां से चिपका के शुरू करना। ठीक है, नहीं करंट जीरो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू तो रहेगा। तो करंट का वैल्यू इनफाइनाइट तो नहीं रहेगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, चिपका के शुरू करेंगे, क्योंकि कुछ भी रेजिस्टेंस रहेगा तो यहाँ पर करंट का कुछ न कुछ वैल्यू तो रहेगा ही। तो यहाँ शुरू कर देना, ये जैसे शुरू किया गया है। अब पढ़ते हैं आज, टू द लेफ्ट ऑफ ओमेगा आर, ओमेगा आर के लेफ्ट में, ओमेगा आर के लेफ्ट में क्या होगा, सर्किट इज मेनली कैपेसिटिव। एकदम सही बात, एकदम करेक्ट है। ठीक, दूसरा, टू द लेफ्ट ऑफ ओमेगा आर, ओमेगा आर के लेफ्ट में सर्किट क्या है, इंडक्टिव। ये हो गया गलत। तो जब बी गलत हो गया ना, तो जहां जहां बी है सबको गलत कर दो। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। एट ओमेगा आर इंडिपेंडेंस ऑफ, सॉरी इंपिडेंस, इंडिपेंडेंस आ रहा है, इंपिडेंस, इंपिडेंस ऑफ सर्किट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओमेगा आर पे जो सर्किट का रेजिस्टेंस है किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। सही बात है, रेजिस्टिव हो जाता है। और ओमेगा आर पे इंपीडेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो तो कभी पॉसिबल है ही नहीं। तो देख लो किसमें आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है, ए और सी एकदम सही है। हाँ, बी को भी मैं राइट टिक कर दिया, डी को भी राइट टिक, ठीक है। यहां पर और क्या लिख लेना, ओमेगा आर को भी लिख लेना, ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट, या फिर हाँ अच्छा लिख तो दिया हूँ, हटाओ आर लिख दो, है ना, एफ आर, और क्या हो जाएगा, ओमेगा आर। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, वही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाता है, और कंडीशन रेजोनेंस कंडीशन कहलाता है। एक मिनट ना, ये क्या है, दोनों लिख देता हूं यहाँ पर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। आप यूनिट देख के पहचान लेना कि आपको एफ पूछा जा रहा है या ओमेगा। ओमेगा क्या हो जाएगा, रेडियन, ओमेगा क्या होता है, रेडियन पर सेकंड ना, नहीं ओमेगा हाँ रेडियन पर सेकंड, और इसका क्या हो जाएगा, एच जेड। और पीछे क्या हुआ?
10th का तो कौन से बच्चे का चाहिए, कौन से बच्चे का? बच्चे लोग तो लेके चलते हैं तीनों। हाँ, ऋषभ और हर्षित और साक्षी तीनों के पास है। कल कब दे दिया उन लोगों को? एक ठोका है एब्सेंट वाला। आया आंसर? नहीं आ रहा है, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। टू इंक्रीजेस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, टू इंक्रीजेस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन सीरीज एलसीआर सर्किट। देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अगर हम एफ की बात करेंगे, एफ नॉट तो ये हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, है ना, यही होगा। तो चाहे मैं एफ की बात करूं या ओमेगा की बात करूं, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एफ नॉट बोलो या फिर ओमेगा ओमेगा नॉट बोलो, ये किस पे डिपेंड करेगा, अंडर रूट एल और सी पे, इसी पे डिपेंड करेगा। 2 पाई कोई मतलब का तो है नहीं। तो सोचो फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, यहाँ पर इंक्रीज करना है क्या, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के लिए एल का वैल्यू क्या होना चाहिए, डिक्रीज, सी का वैल्यू क्या होना चाहिए, डिक्रीज। ठीक है, अगर एल का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, या फिर सी का वैल्यू डिक्रीज होगा, तब जाकर के फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये कंडीशन है, फॉर्मूले से देख के समझ आ गया है ना। अब पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, सोर्स फ्रीक्वेंसी शुड बी इंक्रीज्ड। सोर्स फ्रीक्वेंसी मतलब यहां पर जो सोर्स का फ्रीक्वेंसी है उससे कुछ लेने देना है क्या, ना करंट आ रहा है ना वोल्टेज आ रहा है इस फॉर्मूले में, तो उससे कोई मतलब नहीं है। Another resistance should be added in series with the first resistance। रेजिस्टेंस बढ़ाने घटाने से फ्रीक्वेंसी कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ेगा। Another capacitor should be added in series with the first capacitor। और इसके बाद क्या है, द सोर्स फ्रीक्वेंसी शुड बी, सोर्स फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब है नहीं, मतलब अगर सिर्फ आप ऑप्शन कट करते ना तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये आंसर आएगा। मतलब ये एक्चुअल में बहुत आसान ऑप्शन बना दिया गया है। ये ऑप्शन तब अच्छा बनता और एकदम मस्त वाला बनता जब एल और सी का यहां पर 2-3 ऑप्शन दे देता कि कौन बढ़ेगा कौन घटेगा, किसका कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा। अब ये आप तो जान ही का कैपेसिटेंस पे सिर्फ एक ही जगह डिपेंड कर रहा है, तो आपको इस बात से भी कोई मतलब नहीं है कि कैपेसिटर को अपन क्या करेंगे, सीरीज में ऐड करेंगे कि पैरेलल में ऐड करेंगे। और जब ये इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों को मिला करके 4 ऑप्शन दे देता ना कि पैरेलल में कैपेसिटर लगाएंगे, सीरीज में कैपेसिटर लगाएंगे, पैरेलल में इंडक्टर लगाएंगे और सीरीज में इंडक्टर लगाएंगे, तब मजा आता ऑप्शन जो है। बट ये तो आसान हो गया, कैपेसिटर ही ऐड करेंगे, और कैसे ऐड करेंगे, सीरीज में। कैसे ऐड करेंगे, सीरीज में। क्यों, क्योंकि सीरीज में जब हम क्या करते हैं, सीरीज में जब हम कैपेसिटर लगाते हैं तो भाई सीरीज में कैपेसिटर क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, हाँ, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये डिक्रीज हो जाएगा। और जब ये डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज ही चाहिए अपने को, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। तो ये बहुत आसान ऑप्शन था ये। ठीक है, इंडक्टर के टर्म में कैसे कर सकते थे, इंडक्टर को पैरेलल लगा करके, एक इंडक्टर पैरेलल ऐड कर देंगे तो इंडक्टेंस का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा और उससे भी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। समझ आया क्या? ठीक, अगला क्वेश्चन।
पुराना है भाई, जल्दी बताओ, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय इक्वेशन, देखो इस इक्वेशन से दिया गया क्या है, I इज इक्वल टू I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी, क्या हो जाएगा? अरे यार ये कॉस है। ओमेगा टी, ठीक, क्या हो जाएगा? ये भी एसी ये भी एसी, तो क्या निकालना है? अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय इक्वेशन, तो आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं? आई आरएमएस, डीसी को सेम रख देते, बट इसका क्या करते हैं, I1 स्क्वायर अपॉन 2 I2 स्क्वायर अपॉन 2, तो दोनों का 2 सेम है, जो अंदर में ही रह जाएगा, और ये क्या रह जाएगा, आई स्क्वायर प्लस I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, ये अलग रूट में रह जाएगा, और नीचे ये अलग रूट में, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2, तो I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर 1/, और नीचे क्या रह जाएगा, √2। ऑप्शन बी। बस थोड़ा सा ये मैथमेटिक्स लगाया और कुछ नहीं किया है, और इतना जानते ही हो आप लोग। लो अगला क्वेश्चन। क्या आया? ओके सॉल्व। व्हाट हैपन्स टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब एक्स एल के साथ क्या होगा, एंड द करेंट इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट अपने पास, इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ, फ्रीक्वेंसी क्या कर दो बोल रहा है, डिक्रीज करके हाफ कर दो, मतलब जो नया फ्रीक्वेंसी होगा एफ एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन 2 हो जाएगा, ये कर दो। तो पहला एक्सेल पे क्या फर्क पड़ेगा, तो एक्सेल इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ एल, फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज हुआ तो एक्सएल क्या हो जाएगा, डिक्रीज, मतलब एक्सएल भी क्या हो जाएगा, एक्सएल भी क्या हो जाएगा, जो नया वाला होगा एक्सएल वो भी क्या हो जाएगा, पुराने के कंपैरिजन में हाफ हो जाएगा। और करंट के साथ क्या होगा, करंट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन वी आर एम एस अपॉन एक्सएल होगा, तो अगर एक्सएल डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तो करंट आई क्या हो जाएगा, आई न्यू जो रहेगा वो पुराना जो उसके कंपैरिजन में 2 टाइम्स हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन, बी ऑप्शन है भाई। एक्स एल, ऑब्वियस सी बात है, एक्स एल और करंट दोनों में सेम रिलेशन तो हो ही नहीं सकता, और अगर हो ही नहीं सकता तो ये दोनों हाफ हो जाए पॉसिबल ही नहीं है, दोनों डबल हो जाए पॉसिबल ही नहीं है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे रिएक्टेंस बढ़ जाए, फ्रीक्वेंसी कम होने पर रिएक्टेंस कम हो जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलो अब लास्ट हम सब चीजों को एक साथ समराइज करते हैं। मैं ना सबसे पहले आरएलसी बनाऊंगा, फिर पड़ जाएगा, लेकिन ये तो चलो ठीक है, बना हुआ है।
रहने दो, नहीं बिठाते हैं इसको। बट हम सबसे पहले इसको देखेंगे, सीरीज एलसीआर सर्किट। पहले बताओ फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू क्या होता है? फेज डिफरेंस फाई हो जाएगा यहां पर, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, यही होगा क्या? और एक्स एल या एक्स सी दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं रहेगा। इक्वल रहेगा तब बात अलग है, लेकिन नहीं रहेगा तो कुछ ना कुछ तो यहां पर क्या होगा, वैल्यू आएगा और आर से डिवाइड होगा। अगर मान लो दोनों इक्वल हो गया तो ये हो जाएगा जीरो, और जीरो टेन जीरो का मतलब जीरो हो जाएगा। अगर दोनों नहीं है तो क्या हो जाएगा? अगर दोनों नहीं है तो कभी 90 डिग्री पॉसिबल हो सकता है क्या? दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए तो रजिस्टिव सर्किट बन जाएगा। मतलब यहां पर जो फाई का वैल्यू रहेगा, फाई का वैल्यू क्या हो सकता है? अगर दोनों जीरो, दोनों सेम आ गया तो जीरो हो जाएगा। तो इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितना आ सकता है? तो देखो ये जीरो से हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा या इक्वल रहेगा। और क्या कभी ये वन हो सकता है? फाई का वैल्यू, सॉरी वन बोल रहा हूं, 90 डिग्री हो सकता है कभी क्या? हाँ, अगर फाई का वैल्यू 90, 90 कब होगा? जब ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे, जब दोनों के दोनों अगर इक्वल आ गए। मतलब फेजर बनाते हैं एक बार, ये हो जाएगा वी आर और करंट भी आई इसी में है। 90 डिग्री कब पॉसिबल है? या तो इधर रहेगा या इधर रहेगा, और इन दोनों में कहीं पॉसिबल हो सकता है क्या? इधर वीएल रहता है, इधर क्या रहता है, वीसी रहता है। अगर मान लो ये ज्यादा है, अगर ये ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, इधर चल देगा। तो इधर चल देगा तो नेट इनके बीच में आ जाएगा। अगर ये ज्यादा है तो नेट इनके बीच में आ जाएगा। मतलब 90 कभी पॉसिबल नहीं है, 90 कभी पॉसिबल नहीं है। ये हो जाएगा क्या, लेस देन पाई बाई टू। कोई समस्या? मैं इसका ग्राफ बनाऊं क्या आप लोगों के लिए? एक मिनट रुकना ना, और लास्ट तरफ चलते हैं जहां पर तीन कंडीशन देखे हैं। सीरीज आरएलसी सर्किट एक्सएल इज इक्वल टू, ये तो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन है, और इम्पीडेंस, ये इम्पीडेंस हो गया। इस टॉपिक से पहले ना मैं एक टॉपिक और ऐड कर देता हूं छोटा सा बस। इम्पीडेंस इन सीरीज आरएलसी सर्किट। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या, जब एक्सएल का वैल्यू बड़ा रहे एक्ससी से, ये हम बना चुके हैं। जब एक्सएल का वैल्यू एक्सी से बड़ा रहेगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, इम्पीडेंस नहीं लिखना है, इसमें लिखना रहेगा अपने को फेजर डायग्राम ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट इन डिफरेंट कंडीशन। ठीक है, आप लोग चाहो तो जहां पर अपन बनाए हैं ना एक फेजर, वहीं पे उसी के आगे इसको ऐड कर सकते हो। कहाँ पे बताऊं, अपने नोट्स में। ये है फेजर, कहाँ गया ये फेजर डायग्राम, यहाँ पर कर सकते हैं अपन। तो फेजर डायग्राम से ही शुरू किए थे तो बस एक ही फेजर बनाए थे, है ना। तो डिफरेंट कंडीशन के लिए अपन इसको ला सकते हैं। आप लोग नोट्स बना चुके होगा ना, नहीं बना हो तो यहीं पे कर देते हैं, यहीं पे कर देना।
बट मैं आज इसको फिर डिलीट करके भेजूंगा तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। ये समझ लो कि यहाँ पर बनाना रहेगा। ये एक पेज में ब्लैंक छोड़ देता हूँ। फेजर डायग्राम इन डिफरेंट कंडीशंस, ठीक, यहाँ पर ऐड कर लेना। या ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यहीं तक तो लिखे हो, जस्ट इसके बाद भी लिख लोगे तो अभी चलेगा, क्वेश्चंस के बाद में कोई ज़्यादा इससे फर्क पड़ेगा नहीं। देखो पहला कंडीशन, सबसे पहले ये किसका हो जाएगा, ये हो गया आई के लिए, ठीक। ये आई का ग्राफ हो गया, आई का फेजर हो गया। और दूसरा यहां पर बना लेते हैं वी आर का, ये हो जाएगा वी आर का। यहां तो सब चीजें क्लियर है ना। इसका 3 बार जरूरत पड़ेगा, मैं 3 बार बना दिया इसको। पहला, जब VL ज्यादा है तो देखो इधर आ जाएगा, जब VL का वैल्यू ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, VL माइनस VC होगा क्या, और VL माइनस अगर VC हो गया तो नेट कहां बनेगा, नेट के लिए इधर अपने को आना पड़ेगा, ये देख लो, इन दोनों के बीच में नेट आ जाएगा, ये आ जाएगा वी नेट, ठीक। ये हो गया क्या, वी नेट का वैल्यू, और ये हो जाएगा क्या, फाइव का वैल्यू। मतलब फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। क्या इसका वैल्यू कभी 90 डिग्री ज्यादा हो सकता है, नहीं, मतलब क्या लिखेंगे, लेस देन 90 डिग्री। दूसरा कंडीशन, कंडीशन नंबर 2 क्या है, एक्स सी ग्रेटर देन है एक्स एल से। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में भाई वी जब एक्सएल एक्सएल क्या है, एक्सी से बड़ा है, या आप क्या बोल सकते हो, वीएल जो है वीसी से बड़ा है, वीएल क्या है, वीसी से बड़ा है, दोनों का मतलब सेम है। इसमें भी ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, और वीसी बड़ा है किससे, वीएल से। तो अपन का डायग्राम कुछ इधर आ जाएगा क्या, फेजर इधर बन जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, ये वीसी माइनस वीएल। अब करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है। ये क्या हो जाएगा, वी नेट, और ये हो जाएगा फाइव इक्वल टू टेन इनवर्स, फाइव कौन सा होगा, ये वाला वैल्यू फाइव, ये अगेन क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री है, एक्सी माइनस एक्सएल, और क्या हो जाएगा, आर। हाँ, बात ये है कि इस केस में कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा उसको देख लेते हैं। इस केस में कौन लीड करेगा, इस केस में V जो रहेगा
फर्स्ट केस की बात करें तो V क्या करेगा, V लीड्स I बाय एंगल फाई। यहां कौन लीड करेगा, देखो I लीड्स, क्योंकि कैपेसिटिव नेचर का हो गया, I लीड्स V बाय फाई, ठीक है। और थर्ड केस जब दोनों इक्वल हो गया, जब दोनों इक्वल हो गया तो ये हो जाएगा क्या, VL और ये हो जाएगा VC। ये देख लो, ये हो जाएगा क्या VL, ये क्या हो जाएगा VC। मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये देख लो, एक दूसरे को दोनों क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये कंडीशन नंबर थर्ड है। थर्ड है XL इक्वल टू XC, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, VL इक्वल टू VC। VL इक्वल टू VC। दोनों जब कैंसिल हो गया तो यहां पर देख सकते हो फाई क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब सेम फेज में आ गए। तो सेम फेज में आ गए तो हम क्या बोल सकते हैं, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स। टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, सीधा सीधा ये 0/r, 0/r मतलब टेन इनवर्स 0, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, बोथ V एंड I आर इन सेम फेज। दोनों किस में रहेंगे, सेम फेज में रहेंगे। कोई दिक्कत, तो ये हम लोग ग्राफ भी समझ लिए। चलो वापस आते हैं अपने टेबल पे। पहले हमने किसका देखा, सीरीज LCR सर्किट का। अब क्या देखेंगे, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई। ये थोड़ा ठीक से नहीं लिखा गया, ये एक्चुअल में ऐसे लिखाना चाहिए, कॉस फाई, यहाँ पे नहीं रहेगा। पावर फैक्टर कॉस फाई। कॉस फाई क्या होगा बताओ तो, कॉस फाई इक्वल टू, कॉस फाई इक्वल टू हो जाएगा R/Z, R/Z। यहां देख लो इंपिडेंस, इंपिडेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस, तो इंपिडेंस क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। अगला हु लीड्स, कौन लीड करेगा भाई, तीन अलग अलग कंडीशन हो गया, तीन अलग अलग कंडीशन डिपेंड करेगा। मतलब XL अगर ग्रेटर देन क्या है, XC है, तो कौन लीड करेगा, वोल्टेज लीड करेगा। अगर XL लेस देन है XC से, तो कौन लीड करेगा, करंट I। और अगर XC इक्वल टू XL इक्वल टू क्या है, XC, तो क्या है, नो। दोनों क्या रहेगा, सेम फेज में रहेगा। अगला पावर लॉस क्या रहेगा, VRMS इंटू IRMS कॉस फाई, ये एवरेज पावर का वैल्यू। कोई दिक्कत, नेक्स्ट आते हैं अब ऊपर शुरू से देखते हैं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग सब हम जान सकते हैं। प्योर रेजिस्टेंस में पावर एंगल कितना रहेगा, एंगल रहेगा फाई इक्वल टू 0, एंगल 0। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉस फाई इज इक्वल टू 1। इंपेडेंस क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू R हो जाएगा। हु लीड्स, कौन लीड करेगा, दोनों दोनों क्या रहेंगे, सेम फेज में रहेंगे। पावर लॉस क्या हो जाएगा, VRMS इंटू IRMS। प्योर कैपेसिटिव में पाई इक्वल टू 90 डिग्री, पाई बाई 2। कॉस फाई कितना हो जाएगा, 0। कॉस फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, XL हो जाएगा कि XC हो जाएगा, XC हो जाएगा। और XC का मतलब क्या होता है, 1/ωc, ठीक है। नेक्स्ट सेम फेज में रहेंगे कि क्या रहेंगे, कौन लीड करेगा, करंट I लीड करेगा। VRMS क्या, पावर क्या हो जाएगा, 0। पावर क्या हो जाएगा, 0। इंडक्टिव में क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू पाई बाई 2।
कॉस फाई 0, z इक्वल टू एक्सएल इक्वल टू ओमेगा, कौन लीड करेगा? वोल्टेज v, पावर क्या होगा? 0। आरएल में आ जाओ, आरएल में क्या हो जाएगा? जो फाई का वैल्यू होगा वो आर और एल दोनों की वजह से है, तो दोनों की वजह से कहां पर आएगा? बताया था ना, ये क्या है? आर, और ये क्या है? एल, तो दोनों के बीच में आ जाएगा, दोनों के बीच में। मतलब फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 से हर हाल में बड़ा रहेगा, लेकिन 90 डिग्री से छोटा रहेगा। सही है साइन? ठीक है। कॉस फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस फाई का वैल्यू क्या रहेगा? कॉस फाई इज इक्वल टू, हाँ, आर अपॉन जेड रहेगा। तो कॉस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड, जेड का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सएल हो जाएगा। नहीं, एक्सएल क्यों रहेगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर रहेगा ना, आर भी तो है। ये एक्चुअल में ना जेड के बाद ये होना चाहिए, पता है ना? तो अपन जेड ही लिख देते हैं खाली। लो, अब लिख दिया तो क्यों मिटाएं? जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक्सएल का स्क्वायर। कौन लीड करेगा इसमें? देखो तो एल है, मतलब आर की वजह से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? आर तो सेम फेज में रखता है, एल की वजह से क्या हो जाएगा? वोल्टेज लीड करेगा, तो ये वोल्टेज लीड करेगा। और पावर कितना हो जाएगा? पावर कितना हो जाएगा? वी आर एम एस, आई आर एम एस और कॉस फाई। तो वी आर एम एस, आई आर एम एस और ये कॉस फाई। ठीक है। अपन एक चीज बोल सकते हैं, कॉस फाई का वैल्यू अगर अपन वैल्यूम बताना चाहें, क्योंकि आर अपॉन जेड होगा कंफर्म बात है, अपन थोड़ा इसको वैल्यूम बता देते हैं। वैल्यू में कितना हो जाएगा? कॉस फाई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होता है। अगर एंगल 90 डिग्री तो कॉस फाई 0, और अगर एंगल 0 तो कॉस फाई 1, इतना ही होता है ना। देखो, एंगल 0 कॉस फाई 1, एंगल 90 कॉस फाई 0, तो ये 0 से 90 के बीच में आ रहा है ना। तो आप ऐसे दिखा दो इसको, कॉस फाई का वैल्यू क्या होगा? 0 से तो बड़ा रहेगा, लेकिन 1 से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। ऐसा बोल सकते हो। समझ आई क्या ये बात? ये एंगल है और ये कॉस फाई है। पहले ज्यादा ठीक था, लेकिन ये पूछता एग्जाम में ना, तो थोड़ी बना पाते, फिर वो कैलकुलेट करते। तो इसलिए यहां तक कि रियलाइज करना जरूरी हो, तो आसान चीज है ना, आर बाई जेड, जेड का वैल्यू पता है, तो टेबल में उसको लिखने का मतलब भी नहीं है कुछ। भाई आर बाई जेड ही तो होगा, तो आर का आर और जेड तो पहले से लिखे हुए हैं। बट थोड़ा और डीप चलते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू जान लेते हैं। कॉस फाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0 से 1 के बीच में रहेगा। नेक्स्ट यहाँ देखो, आरसी में क्या हो जाएगा? फाई का वैल्यू फिर से 0 से क्या रहेगा? बड़ा, और 90 डिग्री से छोटा। कैसे बताया था इसका मैं? ये आर है और ये क्या हो गया? सी। तो आर और सी दोनों के बीच में देखो कहां पर आ जाएगा? यहाँ पर। तो ऑब्वियस बात है 90 से कम ही रहेगा। तो कॉस फाई अगेन क्या हो जाएगा? कॉस फाई अगेन 1 से छोटा और 0 से बड़ा। यहां जेड क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कौन लीड करेगा? सी है, मतलब करंट, तो आई। फिर क्या हो जाएगा? ये वी आर एम एस, आई आर एम एस और ये कॉस फाई। लास्ट एलसी। एलसी में क्या होगा? फाई इक्वल टू एल और सी। फाई इक्वल टू क्या होगा बताओ? एल और सी सर्किट में फाई का वैल्यू क्या मिला था? 90। तीन केस में 90 मिलता है। पहला प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव और कैपेसिटिव इंडक्टिव, मतलब ये एसी सर्किट बन गया, प्योर एसी सर्किट। 90 मतलब कॉस फाई क्या आ जाएगा? 0, और जेड क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा एक्सएल माइनस, तो यहां पर क्या लगा दो? मॉड, क्योंकि दोनों में से जो भी रहे पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर निकलना है। ठीक। उसके बाद कौन लीड करेगा इसमें? करंट की वोल्टेज कौन लीड करेगा?
डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा? अगर एक्सएल का वैल्यू बड़ा है किससे? एक्सी से, तो कौन लीड करेगा? करंट, सॉरी वोल्टेज, वोल्टेज करेगा। और एक्सएल अगर छोटा हो गया, एक्सी बड़ा हो गया, तो कौन लीड करेगा? करंट। ऐसा। नेक्स्ट क्या होगा? पावर लॉस 0, पावर लॉस इसमें होगा ही नहीं होगा। लो, सारा जितना पढ़े सब कुछ ये आ गया पूरा, रेजोनेंस को छोड़ करके। रेजोनेंस तो अपने आप में एक अलग टॉपिक था ना, तो ये देख लो आ गया पूरा का पूरा, सभी सर्किट, एसी सर्किट पूरा। चलो एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर उसके बाद खत्म करते हैं क्लास को। होमवर्क दे देता हूँ, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक वाला। क्वेश्चन 61, इसको तो अभी बना लोगे क्या? अभी बना दो इसको, तो क्या कुछ है ही नहीं से, बताओ जल्दी से। क्या आ जाएगा? 90 इन सीरीज LCR सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग फेज डिफरेंशिएशन। ऐसा ही है, फेज डिफरेंशिएशन इज नॉट पॉसिबल। कौन सा पॉसिबल नहीं है? 90 डिग्री, यही पॉसिबल नहीं है ना, ये देख लो। पॉसिबल है क्या? लास्ट वाले में लेस देन 90 रहेगा, यहां पर मैं लिख देता हूं और फाइव इक्वल टू 90 डिग्रीज नॉट पॉसिबल। सिक्सटी थ्री, इसको छोड़ देता हूँ। ब्रेक वर्क, BMW लिख दो, ब्रेक में वर्क। हाँ लिख दो। ये क्या क्वेश्चन है यार? ठीक है, कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ये बन जाएगा 64। चलो ठीक है, फिर इसको यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।